हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इंग्लिश हॉर्नबिल क्लास 11th लेसन फर्स्ट का शेष भाग को हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आप लोगों को लेसन और लेसन के साथ साथ दिए गए क्वेश्चन आंसर व एक्सरसाइज को भी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा, जिससे आपसे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भली भांति प्रकार से बनने लगेगी। आप सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यूट्यूब को जैसे आप खोलेंगे तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको आप क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हॉर्नबिल इंग्लिश क्लास 11th के फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब में विनोद कुमार तिवारी मैहर लिख करके सर्च कर लीजिए और क्लास 11th लेसन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख लें, जिससे लेसन आपसे आसान तरीके से बनने लगे, समझ में आ जाए। जिस वक्त लेसन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर भी आपसे बनने लगेंगे। क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं बताऊंगा और सरल तरीके से बताऊंगा, लेकिन लेसन समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। अभी तक हमने वीडियो के फर्स्ट भाग में आपने पढ़ा कि जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, और लेसन का क्या नाम है इसका, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हमने पढ़ा इसमें कि लेखक की जो दादी है, सबकी दादी जैसे ही बूढ़ी है, लेखक हमेशा अपनी दादी को बूढ़ी ही देखा है और अपनी दादी के ही साथ रहा करते थे और दादी और उनका अपार स्नेह रहा। शहर में आने के बाद दादी और पोते दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में आपसी बोलचाल कम होता चला गया। लगाव नहीं, केवल बोलचाल कम होता चला गया। और जब वो लेखक विदेश चले जाते हैं तब और उनका म्यूचुअल कांटेक्ट कम हुआ। इसके बाद में विदेश से लौटने के बाद दादी ने उनसे कुछ नहीं कहा और जिस दिन वो लौटे थे उस दिन वो पूरा दिन पड़ोस की और भी अन्य स्त्रियों को बुला करके, आस पड़ोस की सभी को बुला करके, एक घर में पुराना ढोलक था उसे बजा बजा करके गाने लगती। इस प्रकार से कुछ स्टोरी है। आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट में लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करके इस लेसन को समझाया गया है, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप देख लें तो आपसे लेसन बनने लगेगा। नाउ सी द रिमेनिंग सेंटेंस ऑफ दिस लेसन। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। दूसरे दिन सुबह वो दादी बीमार हो गई थी। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. उन्हें हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा भी था कि बुखार ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमसे कहा कि अब हमारा अंत समय करीब है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life,
शी हैड wanted to pray. She said that, उन्होंने कहा कि since only a few hours before, कुछ घंटे पहले से ही, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर हर लाइफ, उनकी जिंदगी का अंतिम अध्याय जो है, शी हैड wanted to pray, उन्होंने थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन छोड़ा था, नहीं पूरी जिंदगी वो भगवान का ही भजन करती रह गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब ज़्यादा हम लोगों से बात करके वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध का कोई महत्व नहीं दिया, अनदेखा कर दिया हमारे विरोध को। इग्नोर्ड मीन्स होता है अनदेखा करना, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो अपने बिस्तर में शांतिपूर्वक पड़ गईं और उनके हाथ में जो माला हुआ करता था उसी माले से प्रभु का भजन करती रही। बेड्स मीन्स होता है माले की गुड़ियाँ। Even before we could suspect, her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless finger. हमें संदेह हुआ, कब हुआ? जब हमने देखा कि उनकी ओंठें प्रभु का भजन नहीं कर रही और जिस माले को वो कभी अपने हाथों से छोड़ती नहीं थी वो माला उनके हाथों से गिर गया। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके चेहरे में एक अजीब सी शांति छा गई। हम जान चुके थे कि अब हमारी दादी हमारे बीच में नहीं रही। Now see the next paragraph of this lesson. We lifted her off the bed and as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. जैसा कि रीत रिवाज है, रीत के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतार करके ज़मीन में लिटाया और उन पर एक लाल रंग का कफन भी उड़ा दिया। श्राउड मीन्स होता है कफन। आफ्टर a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों के दुख मनाने के बाद, मौर्न मीन्स होता है दुख मनाना, दुख मनाने के बाद हम उन्हें उन्हीं के कमरे में छोड़ करके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए चले गए। फ्यूनरल मीन्स होता है दाह संस्कार। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम को जब हम लौटे तो हम उनके कमरे में एक स्ट्रक्चर जिसे हम अर्थी भी कह सकते हैं, अर्थी लेकर के गए उनके दाह संस्कार में ले जाने के लिए। क्रीमेटेड मतलब होता है दाह संस्कार करना। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज डूब रहा था, उनके कमरे में सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ था कमरे और बरामदा में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन। हम आधे ही आंगन में पहुंचे हुए थे कि हम रुक गए। क्यों रुके? ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू हेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड thousands of sparrows sat scattered on the floor. क्यों रुक गए? क्योंकि बरामदा और कमरे में जहाँ हमारी दादी का मृत शरीर पड़ा हुआ था वहाँ हमने देखा कि
हजारों गौरैया चिड़िया चारों तरफ फर्श में बैठी हुई हैं, हजारों की संख्या में। फिर देयर वाज नो चर्पिंग, शांत बिल्कुल गौरैया बैठी हुई हैं, वो चहचहा भी नहीं रही थी। चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना, वो चहचहा भी नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें बड़ा दुख हुआ। क्यों बैठी थी गौरैया? क्योंकि उनकी दादी जो थी रोज छोटे छोटे टुकड़े करके रोटियां गौरैया को खिलाया करती थी। गौरैया एक पक्षी है, छोटा सा पक्षी होता, उनको खिलाया करती थी और पूरे शरीर में आकर के दादी के बैठ जाया करती थी। तो आज जब दादी खत्म हुई तो हजारों की संख्या में दादी का मृत शरीर जहाँ था वहाँ बरामदे में गौरैया चिड़िया बैठी हुई हैं और वो चहचहाती नहीं है, शोक मनाते हुए बैठी हुई हैं। जब हमने ये देखा तो हमें बड़ा दुख हुआ। हमारी माँ रोटी लाई, गौरैयों के लिए रोटी लाई। फेस्ड मीन्स होता है लाना। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रब्स, उन्होंने रोटी को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम, जिस तरह से मेरी दादी रोटी की छोटे छोटे टुकड़े करके गौरैयों को खिलाती थी, ठीक उसी तरह से मेरी माँ ने भी किया और चिड़ियों के पास जा कर के उनको फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो पंछी रोटी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिए। व्हेन वी कैरीड माई ग्रांड्स मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम अपने दादी की लाश मृत शरीर लेकर के कमरे से बाहर निकले, जैसे ही कमरे से बाहर निकले सब की सब गौरैया चिड़िया वहाँ से उड़ गई। कॉर्प्स मीन्स होता है लाश कहते हैं, मृत शरीर कहते हैं। फ्लू अवे, फ्लू अवे मीन्स उड़ जाना, क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, दूसरे दिन जब स्वीपर आया तो उन रोटी के छोटे टुकड़ों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का जो इंग्लिश है आपके हॉर्नबिल, उसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट लेसन के आप देखिए। ये पेज नंबर 6 में है। किसमें है? पेज नंबर 6 आप खोल लीजिए किताब में, वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। मेंशन द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। कहता है कि लेखक और उसकी दादी के बीच में कैसे संबंध थे विदेश जाने के पहले से। उसके आप 3 संबंध बताइए, क्या क्या कैसे संबंध थे। नाउ सी द आंसर। Answer. The 3 phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are given below। आपको सिर्फ इसमें याद करना है are given below, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में ही है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा है, ये काले मोटे अक्षरों से जो लिखा है वो क्वेश्चन है। उसमें आप देखिए लिखा है The 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। ये क्वेश्चन में ही है तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल याद करिए are given below, नीचे दिया गया है। फर्स्ट क्या है? The first phase was, the first phase was। फिर आप
author's early childhood. The first phase was the author's early childhood. या आप ऐसा भी लिख सकते हैं द फर्स्ट फेज वाज द पीरियड ऑफ द ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड. ड्यूरिंग दिस फेज ही यूज्ड टू लिव विथ हिज grandmother in the village. The grandmother used to take care of him from waking him up and getting him ready to accompany him to the school. ठीक, ऐसा लिख सकते हैं या आप इसको छोटा करके ऐसा भी ले सकते हैं. देखिएगा, द फर्स्ट फेज वाज ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड. द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम फ्रॉम वेकिंग हिम अप एंड गेटिंग हिम रेडी टू एक्कम्पनी हिम टू द स्कूल. आप इतना लिख सकते हैं. देखिए, मैं आपको लाइन खींच के भी बता ही देता हूँ कैसे. द फर्स्ट फेज वाज, यहाँ तक लिख लीजिए. इसके बाद में लिखिए ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड. ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड. फिर आप लिखिए द से चालू करिए. द grandmother used to take care of him from waking him up and getting him ready to accompany him to the school. आप इतना लिख लीजिए, इतना भी पर्याप्त है. ओके, बाकी आप छोड़ दीजिए चाहें तो. आप इतना भर लिख लीजिए. लाइन जो लाल लाइन मैंने खींचा है उसके ऊपर वाली सेंटेंस को, बाकी को आप छोड़ सकते हैं. फर्स्ट हो गया. सेकंड, द सेकंड फेज वाज द टाइम व्हेन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव्ड टू द सिटी टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स. दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. ऐसा भी आप याद कर सकते हैं या थोड़ा इसको छोटा भी बना सकते हैं. The second phase was when the author and the grandmother moved to the city. यहाँ तक आप कर लीजिए. कहाँ तक लिख लीजिए आप? केवल move to the city तक लिख लीजिए. देखिए, move to the city, यहाँ तक आप लिख लीजिए, सिटी तक. इसके बाद में दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. ऐसा भी आप इसको थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं. नाउ सी द थर्ड फेज. द थर्ड फेज वाज द टाइम द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी. He was given a room of his own and the common link of their friendship was snapped. The grandmother turns to wheel spinning and reciting prayers all day long. She accepts her secularism with silence. आप चाहें तो ऐसा लिख लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं. द थर्ड कैसे छोटा कर लेंगे देखिएगा, मैं बताता हूँ. द थर्ड फेज वाज the time the author joined university. He was given a room of his own and the common link of their friendship was snapped. यहाँ तक भर आप लिख लीजिए बस, snapped तक. ठीक, कहाँ तक लिख लेंगे? snapped तक आपको लिखना है ऊपर से. इसके अलावा आप इसको छोड़ दीजिए. कहाँ तक? ये snapped लिखा, snapped तक आप लिख लीजिए बस. Now see the second question. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed. 3 कारण बताना है कि लेखक की दादी
क्यों नाराज थी? व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो स्कूल शहर के स्कूल में पढ़ने जाने लगा लेखक, तो उसकी दादी क्यों नाराज थी ये आपको बताना है। नाउ सी द आंसर। द ऑथर्स ग्रैंड मदर was unhappy after knowing that the things taught to him at school were related to Western science and learning. Secondly, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा कारण क्या है? Secondly, she did not believe such things that were taught at his new school. She was disturbed that there was no teaching about God and स्क्रिप्चर्स। ठीक। थर्डली, तीसरा कारण, सी वाज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल। सी कंसीडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर द पीपल विथ लो डिग्निटी। दिस डिसअप्रूवल ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज विजुअल इन हर साइलेंस। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप देखिएगा। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी। ठीक। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी बिकॉज कर दिए, अनहैप्पी के बाद आप बिकॉज कर दें। बिकॉज the things taught to him at school were related to Western science and learning. ओके। सेकेंडली, ये फर्स्ट कर दीजिए आप। कैसे कर देंगे फिर से सुनिएगा। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी बिकॉज द थिंग्स taught to him at school were related to Western science and learning. Secondly, अब सेकंड में आप सेकंडली, सी वाज डिस्टर्ब दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। आप यहाँ से सेकंडली लिख करके आप यहाँ से लिखना चालू करिए। सी वाज डिस्टर्ब दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, यहाँ तक आप लिख दीजिए सी से। ओके स्टूडेंट्स। Thirdly, she was unhappy with the idea of music lesson. ठीक। यहाँ तक लिखिए। Thirdly, she was unhappy with the idea of music lessons. She considered इसको थोड़ा सा और कर लीजिए। सी वाज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल। सी कंसीडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर द पीपल विथ लो डिग्निटी। आप इतना लिख दीजिए बस। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पेज नंबर 7। आप बुक खोल लीजिए हॉर्नबिल की और उसमें पेज नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। 3 कारण बताने हैं जिसमें द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज, लेखक की जो दादी है कैसे अपना दिन व्यतीत करती थी जब वो लेखक बड़ा हो गया, पोता बड़ा हो गया। तब जब पोता बड़ा हो गया तब उसकी दादी अपना दिन कैसे व्यतीत करती थी। ये 3 कारण बताने हैं। तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विथ रिग्नेशन। She spent her days of loneliness by engaging herself in the
wheel spinning activity, reciting prayer and feeding the sparrows. या इसको आप यदि छोटा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप सी से लिखना चालू करिए। सी स्पेंट हर डेज ऑफ लोनलीनेस बाय इंगेजिंग हरसेल्फ इन द व्हील स्पिनिंग एक्टिविटी, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज। आप कहाँ से लिखना चालू कर दीजिए? सी से। यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए, पूरा लिख दीजिए, फिर ऊपर की ये लाइन आप छोड़ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। आपको जो वो दादी उनकी किया करती थी वो मरते समय नहीं की, जो उनकी आदत थी कुछ अलग की। ओड मतलब होता है अलग। तो कैसा वो उनका बर्ताव था जब उनका अंत समय करीब था, तब वो कैसा बर्ताव कर रही थी, ये आपको बताना है। तो नाउ सी द आंसर। शी हैड omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसा वो बर्ताव कर रही थी मरने से पहले ये बताना है। तो शी हैड omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us, she lay peacefully in bed praying and telling her beads। आप beads तक लिख दीजिए, बस आगे लिखने की वो उतनी ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक आप लिख देंगे? ये जो बीट्स लिखा हुआ है देखिएगा, ये बीट्स, इस बीट्स तक आप लिख दीजिए, बस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर sorrow when the author's grandmother died। वो जो गौरैया पक्षी है, वो जब लेखक की दादी खत्म हो गई तब उन्होंने अपना दुख कैसे व्यक्त किया था, ये आपको बताना है। हमने लेसन में पढ़ाया भी था आपको कैसे उन्होंने दुख व्यक्त किया था। चलिए पहले जो लिखा है उसको समझते हैं, फिर जो छोड़ने लायक होगा उसको हम छोड़ते हैं। नाउ सी द आंसर। The author's grandmother shared a unique bond with the sparrow. She seemed at her happiest self while feeding the sparrow. The day the author's grandmother died, thousands of sparrows sat scattered around her dead body. They sat there in utter silence, mourning the death of the grandmother. They took no notice of the breadcrumbs at them and flew away silently after the body was carried for the final rites. Next morning, the breadcrumbs were swept away into the dustbin by the sweeper। आप इतना बड़ा चाहे तो आप लिख सकते हैं या इसको छोटा भी आप कर सकते हैं। तो कैसे आप शॉर्ट इसको कर सकते हैं, देखिए हम बताते हैं। ये आप यहाँ से लिखना चालू करिए द डे से। द डे
The author's grandmother died. Thousands of sparrows sat scattered around her dead body. They sat there in utter silence, mourning the death of the grandmother. They took no notice of the breadcrumbs. यहाँ तक आप क्रम्स तक लिख दीजिए, बस इतने में आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप केवल इतना लिख दीजिए। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 7 में ही है। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस? क्या लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थी? कैसे हम जान पाते हैं कि वो धार्मिक महिला थी? ओके, इसमें बड़ा आंसर है तो इसको हम इस तरह से छोटा कर सकते हैं। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस लेडी। आप यहाँ तक पहले लिख लीजिए। कहाँ तक लिख लेंगे? रिलीजियस लेडी तक लिख लीजिए। फिर इसके बाद में सी, कहाँ से फिर चालू करिए? यहाँ से, सी से यहाँ तक लिखने के बाद सी मूव्ड अबाउट इन द हाउस टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी। हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन ऑडिएबल प्रेयर। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग तक आप लिख लीजिए बस, ठीक है? सिंग सॉन्ग तक, सी से सिंग सॉन्ग तक। फिर आप कहाँ से लिखिए? टेम्पल से, सॉरी यहाँ से, सी से। इतना लिखने के बाद आप फिर सी से लिखिएगा। सी वेंट टू टेम्पल, ये टेम्पल लिखा है। सी वेंट टू टेम्पल, ये टेम्पल है। सी वेंट टू टेम्पल, ठीक? सी वेंट टू टेम्पल रीडिंग द होली बुक्स फॉर आवर्स। सी वेंट टू टेम्पल रीडिंग द होली बुक्स फॉर आवर्स। बस आप इतना लिख दीजिए, ठीक है? आंसर इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज? ओके, तो इसका आंसर आप अभी पेज नंबर 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में लिख चुके हैं। पेज नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अभी हमने बताया, आप उसी को लिख दीजिए। आपने लिखा था, देखिए मैं दिखाए भी देता हूँ, आपको बताए भी देता हूँ कि उसी आंसर को आप लिख दीजिए बस। ये पेज नंबर 6 का फर्स्ट मेंशन द 3 फेज ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप, तो आपने अभी जान लिया है, इसी को आप लिख दीजिए इसमें भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 7। वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर was a person strong in character? If yes, give instance that show this. क्या आप इस चीज़ से सहमत है कि लेखक की जो दादी है वो मजबूत इरादे वाली महिला थी? यदि हाँ तो उदाहरण दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे, यस द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर।
आप इसको क्वेश्चन से ही देख करके लिख सकते हैं। ओके, और फिर इसके बाद में ये उदाहरण दिए हुए हैं जो किताब से लिए गए हैं। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन स्ट्रांग इन करेक्टर, ये वही है। सी वाज अ पिक्चर ऑफ कंटेंटमेंट, पहला उदाहरण क्या है, सी वाज अ पिक्चर ऑफ कंटेंटमेंट, ठीक, संतोष की मूर्ति थी, अपार संतोष रहता था उनको। फिर दूसरा, शी हैड हर ओन थॉट्स अबाउट लर्निंग एट स्कूल, शी कंसीडर्ड द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स टू बी मोर fruitful than science and music. Third, in her phase of loneliness and seclusion, she took to wheel spinning and feeding sparrows. She appeared composed and did not display any emotion. With the author decided to go abroad for studies. Ignoring everyone who tried to stop her, she sang for several hours celebrating the homecoming of her grandson. During the last few hours of her life, ignoring the protest of her family members, she stopped talking to everyone and took to reciting prayers and telling her bets. आप इसमें से 2, 3, 4 आप कारण को, उदाहरणों को याद कर लीजिए। अब नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 7, आप हामिल की बुक खोल लीजिए, उसमें पेज नंबर 7 में दिया हुआ है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में, किसमें, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर। कहता है कि लेखक और लेखक की दादी किस भाषा में आपस में बात करते रहे होंगे, ये बताइए। तो खुशवंत सिंह पंजाब के थे तो स्वाभाविक है पंजाबी भाषा में बात करते रहे होंगे दोनों, तो हम इसको केवल इस तरह से लिख सकते हैं कि द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड पंजाबी टॉकिंग टू ईच अदर। पहले क्वेश्चन में ही आप आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर है, देखिए, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड पंजाबी, केवल आपको कितना शब्द लिखना है, पंजाबी, ये पंजाबी लिखा हुआ है, यहाँ से देख करके आप लिख लीजिए पंजाबी, यूज्ड पंजाबी। फिर व्हाइल को आपको नहीं लिखना है, ये व्हाइल जो है इसको आपको नहीं लिखना। फिर टॉकिंग टू ईच अदर, इतना आप कर दीजिए बस। डू यू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स? यस। Now, question number 2, which language do you use to talk to elderly relative in your family? अपने से बड़ों से बात करने के लिए आप किस भाषा में आप बात करते हैं? तो सीधी सी बात है, हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो I used to talk Hindi when elderly relatives to elderly relatives in my family। ठीक, ऐसा इसको आप लिख सकते हैं। या आई स्पीक इन हिंदी टू टॉक टू द एल्डरली रिलेटिव्स इन माई फैमिली, ऐसा लिख सकते हैं। या क्वेश्चन से ही आप आंसर बना सकते हैं। कैसे आंसर बन जाएगा देखिएगा। यू की जगह आप यहाँ लिख दीजिए आई, यू की जगह क्या लिख देंगे, आई कर दीजिए। आई यूज टू टॉक हिंदी
आई यूज टू टॉक इन हिंदी। आई यू की जगह आई करती है, आई यूज टू टॉक इन हिंदी, ये लिखा है। आई यूज टू टॉक इन हिंदी टू एल्डरली रिलेटिव्स। फिर यहाँ योर की जगह आप क्या कर देंगे, योर की जगह आप माई कर दीजिए, इन माई फैमिली। ओके, इन माई फैमिली, इस तरह से ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वुड यू से अ डिली पैटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज। अपनी भाषा में डिली पैटेड ड्रम को आप क्या कहेंगे। तो इन हिंदी वी वुड कॉल अ डिली पैटेड ड्रम एज फटा हुआ ढोलक। क्या कहेंगे, एज फटा हुआ ढोलक। डिली पैटेड ड्रम मीन्स होता है फटा हुआ ढोलक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या क्वेश्चन से आपको यदि आंसर बनाना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यू की जगह आप वी कर दीजिए, जहाँ यू है यू की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, वी। वी, यू की जगह वी। वी वुड से, वी के बाद वुड, फिर लिखिए से, वी वुड से अ डिली पैटेड ड्रम। वी वुड से अ डिली पैटेड ड्रम एज फटा हुआ ढोलक। एज फटा हुआ ढोलक, यहाँ से आप फिर इसको लिख लीजिए। एज फटा हुआ ढोलक कहाँ लिखा है, एज फटा हुआ ढोलक। इस तरह से करके आप आंसर बना लेंगे तो क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 7, वर्किंग विथ वर्ड्स। वर्किंग विथ वर्ड्स में आप देखिए फर्स्ट लिखा है, नोटिस द फॉलोइंग यूजेज ऑफ द वर्ड टेल इन द टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ नोटिस द फॉलोइंग यूजेज। कहाँ लिखा हुआ, वर्किंग विथ वर्ड्स में। आप बुक को खोल लीजिए तो आपको आसानी होगी। नोटिस द फॉलोइंग यूजेज ऑफ द वर्ड टेल इन द टेक्स्ट। आप इनको पढ़िएगा। ये जो लिखे हुए हैं सेंटेंसेज, ठीक 4 नंबर तक, इनको आप पढ़ लीजिए। मैच द कॉलम करना है आपको, आप ये समझ लीजिए। ये जो 4 सेंटेंसेज है, फिर यहाँ ये जो 4 सेंटेंसेज है, इनमें से इनकी मीनिंग मिलानी होगी। तो चलिए हम पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। वो माला घुमाती रहती थी दिन भर। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। ठीक, ये 4 है ना। अब कहता है गिवन बिलो आर 4 डिफरेंट सेंसेज ऑफ द वर्ड टेल। कहता है कि नीचे जो है टेल के 4 अर्थ दिए हुए हैं। मैच द मीनिंग टू द यूज लिस्टेड ओवर। आपको उनके अर्थ की मीनिंग जो भी हो तो उसके अनुसार आप ऊपर अभी जो 4 पढ़े उनमें से आप मिलाते चलिए। मैच द कॉलम करना है आपको, मीनिंग मिलानी है कि किसका किससे मीनिंग मिलती है। फर्स्ट है जैसे मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स। दूसरा है काउंट व्हाइल रिसाइटिंग। तीसरा बी श्योर। चौथा गिविंग इन्फॉर्मेशन टू समबडी। अब देखिए आंसर, मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया ना, ये मेकिंग समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स लिखा हुआ है। I would tell her English word and little things of Western science and learning। देखिए कहाँ पास है इसमें,
ये दूसरे नंबर में इसमें लिखा है, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। फिर दूसरा, काउंट व्हाइल रिसाइटिंग, ये है ना काउंट व्हाइल रिसाइटिंग। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द वर्ड्स ऑफ हर रोजरी। देखिए पहले नंबर में पहला नंबर है, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द वर्ड्स ऑफ हर रोजरी। मिला दिए ना दूसरे नंबर से पहले नंबर को, और पहले नंबर को दूसरे नंबर से, मिल गया ना। अब तीसरा, बी श्योर एट हर एज वन कुड नेवर टेल। ये देखिए तीसरा लिखा है बी श्योर, यहाँ कहाँ मिलेगा, तीसरे से तीसरा ही है, एट हर एज वन कुड नेवर टेल। ठीक। चौथा देखिए, गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी, गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी चौथे नंबर में है। अब शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। देखिए ये लिखा हुआ है चौथे नंबर में, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, तो चौथे से चौथा। ओके। नाउ सी द पेज नंबर 8 का सेकंड नंबर। नोटिस द डिफरेंट सेंसेज ऑफ द वर्ड टेक। टेक के अलग अलग अर्थ में प्रयोग कैसे किया गया है इसको आपको बताना है। टू टेक टू समथिंग, टू बिगिन, टू डू समथिंग एज अ हैबिट, टू टेक इल, टू सडनली बिकम इल, टू टेक समथिंग, टू बिगिन, टू डू समथिंग एज अ हैबिट। टू टेक समथिंग का मतलब होता है अपनी आदत के अनुसार किसी चीज़ की शुरुआत करना। टू टेक इल मतलब अचानक बीमार पड़ना, तो टू टेक इल का मतलब हुआ टू सडनली बिकम इल। ओके। लोकेट दिस फ्रेजेज इन द टेक्स्ट एंड नोटिस द वे दे आर यूज्ड। कहता है कि ये जो फ्रेज हैं टू टेक और टू टेक इल, तो ये लेसन में कहाँ पास उपयोग किए गए हैं जिनका अर्थ यही हो जो यह बताया जा रहा है। तो लेसन में आपको ढूंढना है कि टू टेक और टू टेक टू और टू टेक इल का प्रयोग कहाँ हुआ है, टेक टू और टेक इल का। ओके। तो देखिए, सी टुक टू फीडिंग स्पैरो, यहाँ आदत के बारे में है। पहला प्रयोग जो था यहाँ क्वेश्चन कहता था कि आदत बताइए, टेक टू। अब टेक का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है लेसन में, टेक टुक टेकन सेकंड फॉर्म। टेक टू का मतलब होता है आदत के अनुसार किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, वो गौरैया पंछियों को खिलाने लगी इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। सिटी हाउस शहर के घर में, घर के आंगन में। ठीक है। अब दूसरा है टेक इल। टेक इल का प्रयोग कैसे हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल। ठीक। दूसरे दिन वो, ये आपके लेसन में ये सेंटेंस आए हुए हैं, यही आपको ढूंढना है और प्रयोग करना है। टेक टू का कहाँ प्रयोग होगा, तो आपको केवल इतना लिखना है, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, और इसमें सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। इतना हो जाएगा बस, बाकी अर्थ बताया है उसका और कुछ नहीं है। ठीक है। जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ बताया गया है बस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3। द वर्ड हबल मीन्स टू वॉक विथ डिफिकल्टी बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन। कहता है कि ये जो हबल वर्ड्स हैं, HOBBLE,
हवल तो हवल का जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? परेशानी से चलना। क्यों परेशानी से चलना? क्योंकि पैर या एड़ी की स्थिति खराब है, चोट लग गई है, किसी कारणवश आप अच्छे ढंग से पैर नहीं रख पा रहे हैं, तो उस प्रकार के चलने को, जब आप पैर में चोट होती है तो आप जब चलते हैं तो कैसे आप चलते हैं उसको बताना है कि हवल मीन्स होता है वॉक विथ डिफ़िकल्टी, परेशानी में चलना। तो कहता है टिक द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आल्सो रिफर टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग। कहता है कि ये जो बॉक्स में है हगल, सफल, स्ट्राइड, राइड, वैडल, रिंगल, पैडल, स्वैगर, ट्रूज, स्लॉग, ये जो शब्द हैं, ठीक, दिए हुए हैं, इनका भी मतलब होता है वॉकिंग, चलने की मैनर है, तरीका है, चलने का तरीका। तो आपको टिक लगाना है इन बॉक्सों में कि ये शब्दों में से कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका चलने के तरीके से अर्थ है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे है, पहला है सफल। सफल मीन्स भी होता है चलना, लेकिन कैसे कैसे चलना? घसीट करके चलना। ठीक, पैर में चोट है, पैर में चोट होने के कारण पैर हम घसीट करके चल रहे हैं। ठीक, तो सफल मीन्स होता है घसीट करके चलना। फिर इसके बाद में स्ट्राइड। स्ट्राइड मीन्स होता है उछल उछल कर चलना। ओके, इसका भी हबल मीन्स भी होता है चलना, मैनर है चलने का ये, तो स्ट्राइड मीन्स भी होता है चलना, लेकिन कैसे चलना? उछल उछल कर चलना। वैडल। वैडल मीन्स होता है डगमगाते हुए चलना। कैसे चलना? डगमगाते हुए चलना। ओके स्टूडेंट्स, अब पैडल, स्वैगर, ट्रूज और स्लॉग की मीनिंग आप डिक्शनरी से खोज करके देखिएगा। यदि आपको नहीं मिलती तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के मुझसे पूछिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ये आपका होमवर्क है। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।